हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं तीसरा लेक्चर, जो कि ग्रुप डी के द्वारा प्रीवियस ईयर सवाल लेके आया हूं। ग्रुप डी के द्वारा जो पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्वेश्चन बैंक से संबंधित सवाल बनेंगे। यहाँ से आपको एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी, जहाँ कहीं भी रेलवे से संबंधित सवाल है, वो सारे सवाल जो रुक्मणी की वॉल्यूम 1 का प्लेटफॉर्म का बुक जो है क्वेश्चन बैंक, उसी का आज में तीसरा लेक्चर, वो भी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम लोग सारे सॉल्व पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, 100 सवाल रहेगी। इसे में सारे जीके जीएस जो भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया, सारे मैथ, रीजनिंग और जितने भी मतलब कंटेंट्स है वो सारे सवाल, यहाँ तक के न्यूमेरिकल सवाल भी यहाँ से आपको बनेगी। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जरूर विजिट करिएगा। चलिए, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ग्रुप डी के एग्जाम से तीसरा लेक्चर आज का आप में का जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग पहला सवाल आते हैं। बहुत ही शानदार सवाल और 100 सवाल बने रहेगा। समय थोड़ी लगेगी क्योंकि बहुत सारे जो मैथ रीजनिंग है वो सारे सवाल आपको इसी मतलब वीडियो में सारे एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए समय लगेगी और अंत तक जरूर बने रहिएगा, स्थिर बने रखिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। पहला सवाल, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इसमें किस कारक पर निर्भर करती है? तो याद रखना है, प्रतिरोधकता जो है उसको किसी कारक की पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तापमान पर निर्भर करती है। याद रखना है, लंबाई के अनुप्रस्थ जो है प्रतिरोधकता हमेशा जो है लंबाई के समानुपाती होती है। क्षेत्रफल हमेशा जो होती है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जितने क्षेत्रफल जितना ज़्यादा हो जाएगा प्रतिरोधकता उतनी कम, जितनी ज़्यादा लंबी तार होगी उतना ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, तो यार ना किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा तापमान पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा की वाणिज्यिक इकाई है? विद्युत धारा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी है? तो यार ना विद्युत धारा की वाणिज्यिक इकाई जो है वह किलोवाट घंटा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, तीसरा नंबर सवाल। गौड़ कोशिकाएं प्रक्रिया में क्या शामिल है? गौड़ कोशिकाएं प्रक्रिया में क्या शामिल है? तो यार ना गौड़ कोशिकाएं प्रक्रिया में वाष्पीकरण शामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण शामिल होती है। ठीक है, गौड़ प्रत्येक सेल के रंध्र में यानी स्टोमेटा जो पत्ती में होते हैं छिद्र, उसी को घेरने वाले कोशिकाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या काम होती है? तो यार ना वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाया है? तो यह रखना है कौन सी जो विशेषता है? तो बिल्कुल देखा जाए तो सरकार के संसदीय रूप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के संसदीय रूप जो है इसकी विशेषता भारत की जनता और अपने प्रतिनिधि के बीच में निर्वाचन, ठीक है, को प्रत्यक्ष रूप से भूमिका अदा किया है। कौन? सरकार के संसदीय रूप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 5 नंबर। कार के एक रिवर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। ठीक है, फोकस दूरी 2 मीटर। तो यहाँ देखिए ये जो है न्यूमेरिकल सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 मीटर। उसके बाद बोल रहा है यदि कोई बस के दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी स्थित है मतलब शुरुआती दूरी बता रहा हूँ, यानी U इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब यानी V इक्वल टू वाट, यानी V अंतिम जो दूरी है प्रतिबिंब की दूरी वो हमें निकालना है। तो याद रखना है एक हमेशा फॉर्मूला अपना याद रखना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f कितना है? 2, और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो ऊपर में हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब 3 दूनी 5, तो 5/6 हो जाएगा, यानी 5/6। तो इसको पलटी करेंगे तो 6/5 हो जाएगा, लगभग 1.2। तो 1.2 मीटर दूरी हो जाएगा। तो देखते हैं 1.2 मीटर जो है दूरी कहाँ है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण के पीछे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द्विघात समीकरण 4x² - 7x - 21 में मूलों का योग क्या है?
तो मूलों का योग तो हम लोग बचपन में 9 10 ही पढ़े हुए थे। माइनस बी बाय ए होती है, माइनस बी बाय ए होती है मूलों का योग। माइनस बी कितना है दूसरा वाला, तो यार ना 7 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ तो ये माइनस दे देंगे। ए कितना है तो फर्स्ट वाला ए मानते हैं 4, तो -7/4, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। रीजनिंग का बहुत ही शानदार ऐसे सवाल डेफिनेटली बनते हैं, और याद रखना रीजनिंग में हमें समय थोड़ी लगेगी, लेकिन थोड़ा सोच कर ही एकदम जवाब देना है, ठीक है। चलिए ए से डी बन गया, मतलब ए बी सी डी 2 छोड़ दिया, फिर डी ई एफ जी मतलब फिर 2 छोड़ दिया, फिर जी एच आई जे, ठीक है, 2 हम भी छोड़ेंगे, तो यहाँ शुरुआत में जे हो जाएगा, याद रखना जे हो जाएगा। अगला सवाल, अगला दे रखना जेड है, फिर वाई दे दिया, फिर एक्स, मतलब इधर से एक्स वाई जेड ऐसे ही दिया है, तो एक्स से पहले क्या होता है डब्लू होता है, तो यहाँ जे से पहले डब्लू हो जाएगा। उसके बाद आई दे दिया, ठीक है, तो यहाँ सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब 2 2 को छोड़ रहा है तो हम भी 2 2 को छोड़ देंगे, तो जे डब्ल्यू एल कहाँ है, जे डब्ल्यू एल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है तो ठीक है, इसको डायरेक्ट एकदम क्लिक लग कर देना है, नहीं मैच कर रहा है तब हम लोग नंबरिंग वाला देखते हैं, 1 फिर 3 फिर 7 फिर 15, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, बहुत ही शानदार। अगर आप अंत तक बने रहे हैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी सवाल 25 जो मैथ है वो हर चैप्टर से है, तो हर चैप्टर के सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 25 रीजनिंग के सवाल है तो हर चैप्टर के सवाल है, तो हर चैप्टर से संबंधित वो सारे सवाल बताऊंगा, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दे दिया पॉइंट 1 6 और 6 के ऊपर बार है, 1 फिर 5 है उसके ऊपर बार है, ठीक है, तो 1 3 है उसके ऊपर बार है, तो याद रखना है 16 सबसे पहले हम लोग अगर मानेंगे तो 16 लिखेंगे, और किसके ऊपर बार कोडिंग नहीं है, तो यार ना 1 के ऊपर बार कोडिंग नहीं है, तो 1 के ऊपर 1 को यहाँ माइनस कर देंगे। एक जो 6 है उसके ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है, मतलब 1 के ऊपर लिखेंगे, 1 9 लिखेंगे, और एक संख्या ऊपर बार नहीं है मतलब 1 को 0 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर वहाँ प्लस दे दिया, तो यहाँ 15 माइनस फिर 1 हो जाएगा बटे फिर 90 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 13 माइनस 1, और यहाँ फिर हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। सब कैल्शियम लेंगे 90, और यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 14, यहाँ 12, तो 15 14 और 12 सबको जोड़ेंगे, यह 15 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 14 29 हो जाएगा। फिर 29 में आपका 12 घटा देंगे, यहाँ क्योंकि माइनस है ना, तो 29 में 12 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17/19 हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 17/19 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। शीत ऋतु में उस अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो यह शीत ऋतु में जो अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा हमेशा दक्षिण की ओर होती है, ये हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतः जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है इसे इंग्लिश में कहते हैं ITCZ, ठीक है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधीय में यह क्षेत्र में पाया जाता है, जहां उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनों को अभिसरित करती है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, तो याद रखना ये हमेशा दक्षिण की ओर मूव करती है, उसी दिशा की ओर अभिसरण करती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बड़ा सवाल है, तो बड़ा सवाल के लिए बड़ा जगह बना लेते हैं। 10 नंबर सवाल बता रहा है कि एक लड़की जो है वह 70 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो 70 किलोमीटर हम लोग उत्तर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से शुरुआत किया तो फिक्स है, डेफिनेटली यहाँ उत्तर हो जाएगा 70 किलोमीटर। फिर यहाँ बोल रहा है कि 150 किलोमीटर जो है बाएं मुड़ गया, तो इसका बाएं कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर इधर हो जाएगा बाएं। एकदम आराम से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से रीजनिंग जितना भी सवाल है वो सवाल आराम से बनाइएगा, क्योंकि समय एक थोड़ा में गलत हो जाएगी और सोच भी नहीं पाइएगा तो नहीं भी बनेगा, ठीक है, इसीलिए स्थिर बनाए रखिए। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है, तो पुनः बाएं इधर हो जाएगा आपका, तो 70 ही जाता है, तो 70 इसके बराबर हो, चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, तो 70 पुनः बाएं जाती है और फिर 70, फिर वह 90 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़ती है, और वह फिर बाएं मुड़ती है और 90 किलोमीटर, फिर मतलब बाएं मुड़ती है और यहाँ 90 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और फिर जो है आपका दाएं मुड़ती है और 100 किलोमीटर जाती है, 100 किलोमीटर दाएं मुड़ती है और 100 किलोमीटर जाती है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ती है और 60 किलोमीटर जाती है, 60 किलोमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ 90 और 60 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, तो 150 की ये टोटल बराबर हो गया। अब यहाँ बोल रहा है यहाँ से शुरुआत से यहाँ कितना दूरी पर है और किस दिशा में, तो कितना दूरी पर, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम ही था,
तो 100 किलोमीटर हो जाता, क्योंकि 100 किलोमीटर यहाँ भी है तो वही दूरी यहाँ भी है, तो 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 100 किलोमीटर और दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो किसे यह सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा, अवनी लखेरा जो है पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, जो कि एक शूटिंग से संबंधित है। याद रखना है, अवनी लखेरा जो है वह शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग यानी निशानेबाज से संबंधित है। ठीक है, अवनी लखेरा में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है इसमें आपने स्वर्ण पदक जीता था और उसी आधार पर भारत की पहली महिला बन चुकी थी, इसीलिए अवनी लखेरा को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। ये सारे सेट जो है 17 अगस्त 2022 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ग्रुप डी का एग्जाम। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के तहत की गई। तो ये तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार संविधान संशोधन है, तो याद रखना 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992, डेट भी याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है यह पारित हुआ, और यह जो लागू कब से हुआ, तो याद रखना 24 अप्रैल 1994 को। याद रखना है 1994 को जो है 1993 है, 1993 को यह लागू हो चुकी थी। 73वां संविधान संशोधन जो है वह नया खंड 9, ठीक है, और अनुच्छेद 243 से, याद रखना है अनुच्छेद 243 से 243 एन तक जो है वह अपनाया गया था, 243 एन यानी 9 तक। ठीक है, तो चलिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, अभी हम लोग जान लिए। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, भाग के 9 में दिया गया है, और याद रखना 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हो चुकी थी, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण की ओर 100 मीटर जाती है, मतलब यहाँ अगर घर है तो दक्षिण की ओर 100 मीटर जाती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 120 मीटर चलती है, मतलब 120 मीटर अगर दाएं मुड़ रहा है तो इसका इधर हो जाएगा, इसका दाएं, तो 120 मीटर इधर चल रही है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ रही है और 100 मीटर जा रही है, फिर यानी इधर जाएगा और 100 मीटर जा रही है, 100 मीटर। वह पुनः दाएं मुड़ रही है और 180 मीटर जा रही है, 180 मीटर फिर से पार हो जाएगा। तो यहाँ से कितना पार हुआ एक्स्ट्रा, यहाँ से यहाँ तो 100 था, 120 था, तो एक्स्ट्रा कितना पार हुआ 60। वही पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो 60 मीटर, 60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 60 मीटर। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा थी। तो कौन सी भाषा थी, तो बिल्कुल बंगाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाली भाषा जो है टोटल भारत की जनसंख्या का 8.03% बोली जाने वाली भाषा थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाली भाषा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है क्या थी, याद रखना हिंदी। वह कितना था, 43%। याद रखना है 43%, 43.6 समथिंग था, यह जनसंख्या बोली जाती थी, याद रखना हिंदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अच्छा, सबसे ज्यादा तो हो गया आपका हिंदी, दूसरा में हो गया बंगाली, तीसरा में हो गया 6.8%। कौन सी भाषा, तो याद रखना है मराठी भाषा। ठीक है, तीसरा में मराठी, और उसके बाद चौथा हो गया गुजराती, ऐसे बहुत सारे थे। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग, 15 नंबर सवाल। 6 वर्ष पूर्व अपनी पिता की आयु उसके पुत्र की तत्काल आयु की 6 गुनी थी। तो याद रखना है 6 गुनी थी, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले जो है अगर बेटे की आयु x y मान ले, बेटे की आयु अगर y मान ले और पिता की आयु x मान ले, तो ये दोनों की 6 साल पहले, मतलब इससे भी 6 घटाएंगे, इससे भी 6 पर घटाएंगे, ये दोनों की 6 साल पहले जो है वह अगर है तो मान के चलिए तो 6 गुना बेटा था, 6 गुना बेटा था। तो याद रखना है अगर 6 गुना अगर ये पुत्र है, अगर ये सन है, अगर ये फादर है, तो सन
तो छोटा हो जाएगा, उसको बड़ा करने के लिए 6 गुना इधर ही गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया आपका 6x माइनस 36 इजिकल टू y माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आराम से देखिएगा, कहीं हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर इधर अगर मान के चलो 6x और y इधर ले आएंगे तो 6x माइनस वाई हो जाएगा, 6x माइनस वाई एकदम तुरंत आप जो है किसी भी रफ में उतारते चलिएगा। 6x माइनस वाई इजिकल टू इधर माइनस 6 है और ये माइनस 36 इधर आएगा तो प्लस 36 हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस तो घटाएंगे 36 में 6 तो 30 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा के आगे प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा। तो यह एक समीकरण एक क्या हो गया, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो इसको उतार लेते हैं एक जगह, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, ये एक समीकरण निकला। दूसरा समीकरण बता रहा है कि अगला बता रहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की आयु कितना माने थे, y, पुत्र की आयु माने थे x। 3 वर्ष बाद यानी 3 इसमें भी जोड़ेंगे, 3 वर्ष इसमें भी जोड़ेंगे। अब यहाँ बोल जाएगा 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी कौन हो जाएगा, इसका फादर। तो फादर को 3 गुना करेंगे तो बराबर नहीं होता, तो क्यों ना बेटे को ही 3 गुना कर देंगे और बीच में बराबर कर देते हैं। तो इसको फिर गुना करेंगे, 3x प्लस 3 तिया 9, फिर इधर हो जाएगा आपका y प्लस 3। तो इधर हो जाएगा आपका 3x, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस वाई इजिकल टू ये प्लस 3 है, इधर माइनस अगर 9 इधर ले आएंगे तो माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस होगा यानी माइनस 6 हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, 3x माइनस वाई इजिकल टू 6। अब इसको और इसको घटा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 3x माइनस वाई इजिकल टू माइनस 6। यहाँ प्लस सब जो चिन्ह है वो चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है इसके आगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये माइनस माइनस कट, ये माइनस प्लस कट गया और इधर आपका बच गया कितना, तो यार ना 3x इधर बच गया इजिकल टू इधर बच गया आपका 36। ठीक है, 36 हो गया क्योंकि प्लस और प्लस यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो 3x इजकल टू 36, x इजकल टू 12। मतलब बेटे की उम्र कितना था, तो बेटे की उम्र जो है वह 12 थी, क्योंकि बेटा का ही उम्र हम लोग माने थे x, तो उसी का मान निकला था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल बता रहे हैं वो सारे सवाल कहीं ना कहीं बेसिक सवाल है, और ऐसे सवाल अगर आप जानते हैं मतलब आपके वो बेसिक है वो एकदम मजबूत है। ठीक है, अगला सवाल, कैलेंडर वर्ष के किस वर्ष को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। तो यार मैं दुर्लभ वर्ष के रूप में, दुर्लभ रोग दिवस के रूप में जो है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला, ये सारे जो है ना कहीं एक रीजनिंग का बहुत ही पेचीदा सवाल है। ऐसे सवाल जो है एकदम आराम से पढ़िएगा, स्थिर बनाए रखिएगा, समय थोड़ी लगेगी, आप जो है जीके जीएस में कम समय लगेगा तो वहाँ आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, तो यहाँ आपको रीजनिंग में समय देना ही पड़ेगा। ठीक है, बाएं से दाएं कुछ अल्फाबेटिकल सवाल है, नंबर है, वहाँ बता रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद एक स्वर। मतलब एक ऐसा व्यंजन जो पहले भी एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। तो देखते हैं, सबसे पहले TYANE, सबसे पहले ये तो एक हो गया N। ठीक है, यहाँ पर एक हो गया क्योंकि N एक व्यंजन है और पहले A बाद में E, ये दोनों बाद आगे पीछे वाला दोनों स्वर था। अगला यहाँ बता रहा है कहाँ, हाँ W वाला ये जगह देखते हैं। ठीक है, W के पहले एक स्वर बाद में भी एक स्वर। अगला बता रहा है, आगे बढ़ते हैं, हाँ Q वाला ये भी बता रहा है, ये Q वाला भी बता रहा है क्योंकि Q से पहले भी एक स्वर है बाद में भी एक स्वर है। अगला कौन वाला बता रहा है, आगे देखते हैं, UDH हाँ K ये वाला बता रहा है, K के पहले भी एक स्वर है और बाद में भी एक स्वर है। और कहाँ दिख रहे हैं, SDAMN W, हाँ W वाला लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ देखिए गौर से, W से पहले भी है बाद में भी है। तो कितनी ऐसी संख्या थी, तो देखते हैं सबसे पहले कितना संख्या, एक A वाला 1 2 3 4 5 था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से अगली संख्या को यहाँ चयन करना है, अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक से बनाते हैं इसको। अगला संख्या 3 से 7 गया तो कितना हुआ, +4 जुड़ा। उसके बाद 7 से 13 चल गया, मतलब कितना हुआ, 6 हो गया, 6 जुटा। फिर 13 से आपका 21 गया तो कितना हो गया, 8 जुड़ा। 21 से 31 मतलब 10 जुड़ा। तो फिक्स है, यहाँ दो का सबका डिफरेंस है तो अगला 12 ही जुटेगा। तो 12 जोड़ देंगे 31 में तो कितना हो जाएगा, 3 इधर 4 43। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। ये जो है
6 और 25 ये किस संबंध में, इसका संबंध क्या है, इसका संबंध क्या है, और यही संबंध ये चारों में से किसी में एक में बताया गया है। तो सबसे पहले बता देते हैं, जैसे 4, 25, 6 देखते हैं, बीच वाला बड़ा संख्या है, मतलब 4 और 6 से कुछ संबंध होगा। अच्छा, 4 छक 24 और 1 25, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4 छक 24 और 1 25, अगर एक जोड़ दिया जाए तो 25 हो जा रहा है। यही जो कूटनीति अपनाए वह अगला में भी इनपुट होना चाहिए। तो 3 9 27 और 1 28, बिल्कुल यहाँ पर हो गया 3 9 27 और 1 28, बीच वाला आ रहा है ना 28, तो वही ऑप्शन में देखेंगे। 14 चौक 56 और 1 57 नहीं हो रहा। 12 8 12 7 84, 12 8 96, 1 97 नहीं हो रहा। 7 21 और 1 22, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल अभी बता रहे हैं। 20 नंबर सवाल आते हैं। 20 नंबर सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं होती है। ब्लीचिंग पाउडर में किसका इस्तेमाल नहीं होती है? तो याद रखना है, पेयजल को कीटाणु मुक्त करना। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो पेयजल को कीटाणु मुक्त हो जाती है, तो ये इस्तेमाल होती है, ये डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बता रहा है सोडा एसिड अग्निशामकों में, बिल्कुल ये भी, इसका भी इस्तेमाल होती है अग्निशामकों में। फायर ब्रिगेड में भी सोडा जो एसिड अग्निशामक है उसमें भी इस्तेमाल होती है ब्लीचिंग पाउडर का। अगला बता रहा है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में इस्तेमाल होती है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, केक बेकिंग सेकने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ पर तो हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ब्लीचिंग पाउडर केक बनाने में घर में। ठीक है, घर में हम लोग जो पकौड़ी में जो बहुत सारे जगह दिया जाता है खाने में पकाने, ताकि वह बहुत अच्छे तरीके से फूल जाए, तो उसको हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर तो जहरीला है, उसको तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा खाली नहीं हो जाएगा, बाकी सब सही है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है जो 2 और 4 से दोनों से विभाज्य है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान सवाल है यह। ठीक है, तो हमें ऐसे सवाल देख के ना हड़बड़ाना नहीं है। अगर हड़बड़ा गए मतलब वो जो आपके अंदर वो जज्बा है ना, वो जज्बा को आप विस्तार नहीं कर पाइएगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। समय बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़िएगा। वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो प्रीवियस ईयर सवाल कहीं ना कहीं एक जगह पूछा गया है। तो 2 अंकों वाली संख्या मतलब फिक्स है कि 1 से 9 तक नहीं होगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। तो 4 से शुरुआत करते हैं। 4 तो नहीं होगा क्योंकि 2 संख्या नहीं है। 8 भी नहीं होगा, नहीं है। उसके बाद 12, हाँ तो 12 से शुरुआत करते हैं ना, 12 से, क्योंकि 12 से 2 संख्या। उसके बाद फिर वहाँ चचर जोड़ते जाएंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, और अंतिम 2 संख्या कितना हो जाएगा? 100 अगर माना जाए तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की संख्या 99 होती है। 99 तो लगेगा नहीं 2 और 4 से। 98 तो लग जाएगा 2 से, लेकिन 4 से नहीं लगेगा। 97 तो दोनों से नहीं लगेगा। 96, चलिए तो अंतिम सवाल हो जाएगा मेरा 96। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कितना ऐसे संख्या है जो मतलब 4 से कट जाएगा, और वो भी 2 संख्या में होनी चाहिए। तो ये हमें निकाल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले पदों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होती है पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या बराबर दिल्ली लिख देते हैं, आप उतार सकते हैं। पदों की संख्या बराबर क्या होती है? तो याद रखना अंतिम पद, ठीक है, लास्ट खाली लिख देते हैं, लास्ट नंबर्स माइनस फर्स्ट नंबर। ठीक है, बट अंतर, डिफरेंस। अंतिम पद क्या है? तो याद रखना अंतिम पद 96 था और फर्स्ट पद कितना था? 12, और ये दोनों का अंतर कितना है? तो 4 है। ये दोनों का अंतर देखते हैं, और इसके बाद हाँ एक जोड़ देना, ये भी हमें से याद रखना। ठीक है, एक जोड़ देना है। तो अंतिम पद माइनस फर्स्ट पद बटे अंतर प्लस 1 हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो 96 में 12 घटाएंगे कितना हो जाएगा? लगभग 84 हो जाएगा, और 84 में 4 घटाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 प्लस 1 यानी 22 हो जाएगा। तो 22 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 22। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 है तो 0 इसका तो मूल संख्या अगर 9 दे दिया तो b का मान ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक सवाल है। मूलों की योग क्या होती है? माइनस b बाय ए। शुरुआत में हम बताए थे माइनस b बाय ए होती है। तो मूलों का योग आपका दे दिया 9,
तो बराबर 9 हो गया। माइनस बी का मान कितना है नहीं पता, उसी को तो निकालना। ए कितना मान है तो फर्स्ट वाला ए होती है 5, बराबर 9 हो गया। तो माइनस बी बाय हो गया आपका 9 5 45 हो गया। ये माइनस उधर चल जाएगा तो बी बराबर -45। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सोहन सिंह भाखड़ा 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित किए गए किस क्षेत्र के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे? तो यार मैं सोहन सिंह भाखड़ा 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के साथ एक गदर पार्टी की स्थापना किया था। याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना किया था कब? तो याद रखना है 1913 में। कहा? तो याद रखना है अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखना है सोहन सिंह भाखड़ा जी थे, लाला हरदयाल जी थे, बरकतुल्ला रामचंद्र, ठीक है, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, भगत सिंह, बिल्ला, करतार सिंह, बहुत सारे मतलब हमारे महापुरुष थे। तो याद रखना है यह गदर पार्टी के राइट आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी जो है ना, एक पत्रिका की प्रथम अंक जो है उर्दू में निकाला गया था, उसका नाम था गुरुमुखी। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया, उर्दू में प्रथम पत्रिका निकाला गया था, उसका नाम था गुरुमुखी। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, यह कई भाषाओं में छपती थी, यह एक पत्रिका बहुत सारे, जैसे हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बहुत सारे भाषाओं में छपती थी। ठीक है, चलिए हम लोग जान लिए हैं सन 1913 में सोहन सिंह भाखड़ा पहले अध्यक्ष थे, किसके? तो गदर पार्टी के। अच्छा, गदर पार्टी की स्थापना श्रेय किसे जाता है? तो यही लाला हरदयाल हो गया, रामचंद्र हो गया, सोहन सिंह भाखड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है। x=2 दे दिया और यहाँ पर दे दिया है हाँ 5x + 2x + 7 और 6x + 9 और y, तो इसके समानुपाती ज्ञात करना। बहुत ही आसान, एकदम इजी सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, x=2, तो x का मान यहाँ बैठाएंगे, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 एक जगह बैठाएंगे। फिर दूसरा यहाँ पर 2 बैठाएंगे x के जगह, तो 2 2 दूनी 4 और 4 और 7 11 हो जाएगा। फिर अगला सवाल, यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो 2 6 दूनी 12 और 12 और 9 कितना हो गया, तो 12 और 9 21 हो गया, 12 और 9 21, हाँ बिल्कुल 21। उसके बाद y के मान नहीं पता, तो वही तो हमको निकालना है। तो समानुपाती निकालने के लिए सामने सामने वाला गुना करेंगे और दूर दूर वाला गुना करेंगे। तो सामने सामने गुना करेंगे तो 11 × 21 = 7 × y हो जाएगा। तो ये 7 × 30 से कट जाएगा, 7 × 21, तो 11 × 33 हो जाएगा यहाँ पर y का आंसर। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर कहाँ है 33, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33। अगला सवाल, फरवरी 2022 में किस राज्य में ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षालय आरंभ किया गया था? तो याद रखना है यह कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये करंट अफेयर 2022 का है, अगर आप 2024 का टोटल करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे क्लासरूम फैमिली में जो है आपके मतलब सर्च भी कर सकते हैं क्लासरूम के देकर, और आप नहीं तो क्लासरूम के जो है ग्रुप में जाके देख सकते हैं। ठीक है, या टेलीग्राम में सारे लिंक तो अवेलेबल है। अगला सवाल, रीजनिंग का बहुत शानदार ये सवाल है, बहुत ज़्यादा बार ये ऐसे सवाल बनते हैं। मतलब अगला पद क्या होगा, 14 और 14 दे दिया, 14 और 14 में कितना डिफरेंस है 1 का, फिर 14 और 17 में कितना डिफरेंस है 3 का, 14 और 85 बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। चलिए, तो सबसे पहले अगर 14 एकम 14 मतलब ये गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। फिर 14 को 3 जोड़ेंगे मतलब +3 करेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर गुना करेंगे, ऐसे ही आगे जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो 1 और 3 बढ़ गया तो फिर से अगला 5 हो जाएगा, मतलब 5 से गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85, बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर प्लस 5 के बाद क्या हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या 7 हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे, विषम संख्या बता रहा, अभाज्य नहीं है, तो 7 से गुना करेंगे, सॉरी 7 जोड़ेंगे क्योंकि अब जोड़ का आ गया ना, तो 85 को 7 से जोड़ेंगे तो 92, बिल्कुल सही जा रहा है। फिर गुना करेंगे 9 से गुना करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 92 को 9 से गुना करेंगे, 92 को 9 से गुना करेंगे, 9 तो 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 9 9 81 और 1 82, मतलब 828। बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरा मैच कर रहा है, 828 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में काम पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य को पूरा करने तक प्रत्येक विषम संख्या में एक दूसरे को बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या में सी द्वारा ए की सहायता की जाती है। देखिए सवाल थोड़ी घुमाया गया है, ऐसे सवाल देखिए हमें कि भागना नहीं है। ठीक है,
हमें यहाँ से सवाल डेफिनेटली ये आसानी सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहा है, सबसे पहले बता रहा है कि ए जो है 11 दिन में काम कर रही है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी जो है 55 दिनों में कर रहा है। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा आपका 220। ये 11 का 220 कितना बार में जा रहा है, तो याद रखना 11 20 जो है 20 बार में जा रहा है। उसके बाद बता रहा है 20 जो है वह 22, 220 कितना बार में जा रहा है, 11 बार में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यह 24 बार में जा रहा है, ठीक है। 55 4 बार में जाएगा, 55 को 4 बार में 420 जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ क्या कर रहा है, पहले दिन इसका कितना काम हो रहा था, तो पहले दिन तो यहाँ इसका 33 दिन काम हो रहा था, 33 दिन पहले दिन इसका काम हो रहा था। तो पहले दिन अगर 33 दिन काम हो रहा है और दूसरा दिन 24 दिन काम हो रहा है, ठीक है। पहले दिन 33, दूसरा दिन 24 यहाँ पर काम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि 24 और 33 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। अब 57 को टोटल 220 से भाग देंगे, ठीक है, और इसको 2 से गुना कर देना है। यहाँ अगर आंसर आएगा तो वह जो है आपका हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 8 दिन, 8 दिन, हाँ 57 9 से कट जाएगा, ठीक है, 8 दिन, 8 दिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 दिन। चलिए अगला सवाल आते हैं। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत करके क्रय मूल्य पर 10% बराबर की राशि पर खर्च किया। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेच दिया। यदि वह 20% का लाभ हुआ होता तो उसने मरम्मत पर कितना खर्चा किया, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले अगर वेंकट ने अपना स्कूटर खरीदा था एक्स दाम पर, तो 10% जो है इस पर क्या किया गया, यह 10% खर्च किया गया, तो माने 10% 110% हो जाएगा। एक जीरो कट गया, मतलब 11x बटे 10 हो गया, ठीक है, 11x बटे 10 हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि इसमें 20% लाभ कमाना है, मतलब 120 बटे 100। अगर 20% लाभ कमाते तो वही उतना पैसा होता जितना उसी पर यानी 11x बटे 10 पर ही हमें 2200 रुपया अधिक लाभ होता, ठीक है। तो दोनों बराबर हो जाएगा, या तो 120% का लाभ होता या 2200 रुपया अधिक मुझे मिलता, तो दोनों तो बराबर है, तो बीच में बराबर दे दिए। अब इसी को काट छाट के हमको आंसर लाना पड़ेगा। अब मान के चलो ये 11x बटे 10 है, 11x बटे 10 ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, तो कटेगा नहीं, तो सबको एक साइड लाते हैं। तो यहाँ अगर इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ये जो है अगर हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, ठीक है, और ये आपका हो गया 4 25 है, ठीक है, 4 तिया 12 यानी एगो 0 और इधर 4 25 है, आपका हो गया 100। ऊपर वाला गुना करेंगे तो 11 तिया 33x और नीचे होगा आपका, नीचे आपका हो जाएगा आपका 25 और एगो 0। अच्छा ये 0 और ये 0 काट भी सकते हैं, ये 0 ये 0, तो 25 बच गया इधर, इजिकल टू इधर बच गया। अच्छा ये 11x बटे 10 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 11x बटे 10, इजिकल टू हो जाएगा 2200, ठीक है। तो 33x बटे 25 माइनस 11x बटे 10 इजिकल टू 2200 हो गया। अब इसको एलसीएम लेंगे 25 और 10 को, तो 25 और 10 को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। 25 का पारा 50 2 बार में, तो 2 से इससे गुना करेंगे तो लगभग 66x माइनस 10 का पारा 50 5 बार में, तो 11 5 55x इजिकल टू 2200 है ये अभी तक। तो 66 में 55 गया तो कितना हो जाएगा 10x, सॉरी 11x हो जाएगा, 11x बटे 50 इजिकल टू 2200। ये 11 दूनी 22 कट गया और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना 3 0, मतलब 10,000 रुपया। अब खर्च
मरम्मत पर खर्च कितना किया था, इसी का 10% किया था, तो एक जीरो कट जाएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 1000 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी बेसिक सवाल बता रहे हैं वो आपको भी समझ में आ रहा होगा और हमें भी मजा आता है। चलिए, भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला था? तो याद रखना है, पहला विस्तार जो है ना वह 2020 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल जो है इसका कार्यकाल अपने विस्तार 2020 में मिला था। यह 2017 से महान्यायवादी थे। ठीक है, 2017 से महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी को कौन सा अनुच्छेद में जिक्र किया गया? तो याद रखना 76वें अनुच्छेद में, 76 आर्टिकल्स में, भारतीय संविधान के 76 अनुच्छेद में जो है महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह एक संविधान पद हो गया। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के कानूनी अधिकारी होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। मृदा क्षरण इन दिनों सामना की जा रही प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प हमें ढूंढना है, तो याद रखना है गलत विकल्प जो है अतिचारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन बढ़ाती है? तो याद रखना यह कॉपर टी उपयोग करने से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। यदि इतना संख्या दिया गया है, प्रत्येक विषम संख्या में 2 घटाएंगे और सम संख्या में 1 जोड़ेंगे, तो विषम संख्या में 2 घटाना है, तो यार ना सम संख्या में 1 जोड़ देना है। तो 8 है तो शुरुआत में 9 हो जाएगा, 3 है तो 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 1 जुटेगा तो 3 हो जाएगा, 5 है तो 2 घटेगा तो यार ना ये भी 3 हो जाएगा, 2 है तो 1 जुड़ेगा तो यार ना 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 है तो 7 में 2 घटेगा तो यार ना 5 हो जाएगा। उसके बाद 6 है मतलब 1 जुटेगा यानी 7 हो जाएगा। फिर 9 है तो 2 घटेगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक जो है 1 से अधिक बार आए? कितने अंक जो है वह 1 से अधिक बार आए? तो 1 से अधिक बार कौन आएगा? 3 आया, एगो 7 आया, 3 और 7 आया। ठीक है, तो मतलब 3 और 7 यहाँ पर 1 से अधिक बार आए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 और 7 यानी 2 संख्या 1 से अधिक आए। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं और रीजनिंग का बहुत ही शानदार सवाल अच्छा से बताते हैं। ठीक है, कुछ गुलनार जो है पिटूनिया है, तो कुछ गुलनार मतलब कुछ ही हमें टच करना है। कुछ गुलनार को जी से लिख देते हैं, और पिटूनिया है मतलब कुछ हमको टच करना है, तो याद रखना ये हमें पिटूनिया हो जाएगा। ठीक है, सभी पिटूनिया सूरजमुखी है। सभी पिटूनिया जो है ना, यह सभी पिटूनिया सूरजमुखी है। सभी पिटूनिया सूरजमुखी है, सही बनाना है। कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है। अच्छा, कुछ सूरजमुखी जो है वह गुलनार नहीं है। चलिए ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ निष्कर्ष यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ सूरजमुखी गुलनार है, तो कुछ सूरजमुखी गुलनार है, तो बिल्कुल अगर सारे पिटूनिया सूरजमुखी है तो कुछ पिटूनिया जो है गुलनार भी है, तो फिक्स है कुछ सूरजमुखी गुलनार होगा। तो मतलब ऑप्शन ए सही बता रहा है, मतलब ये वाला सही बता रहा है। दूसरा, सभी गुलनार, सभी का कहाँ जिक्र किया है? सभी मतलब टोटल घिराव तो नहीं है, ऐसे घिराव नहीं है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तीसरा, कोई सूरजमुखी गुलनार नहीं है, नहीं का जिक्र नहीं किया है, सारे एक दूसरे से टच है, मतलब कुछ तो होगा, मतलब ये भी गलत बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही बता रहा है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल, 34 नंबर सवाल आता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल सवाल है, नंबर है, और यहाँ पर दे दिया सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शामिल किया गया है। सी को ए के ठीक बाद शादी में शामिल होना है, तो सी जो हुआ वह ए के ठीक बाद शामिल हुआ, ए के ठीक बाद सी शामिल हुआ। ठीक है, अब बोल रहा है वाई को बी और डब्ल्यू से पहले के किसी दिन शादी में शामिल हुआ था। वाई जो है ना बी और डब्ल्यू के पहले से ही शादी में शामिल हुआ था। अगर मान के चलो वाई यहाँ मानते हैं तो बी और डब्ल्यू से पहले ही ये लोग वाई आ गया था। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है कि केवल जेड को ए से पहले शामिल हुआ था, मतलब जेड जो है ए से पहले ही शामिल हुआ था। बाएं साइड मतलब पहला हम माने हुए। ठीक है, तो जेड से पहले, ए से पहले जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना था,
तो अगर मान के चलो लास्ट वाला मानेंगे रविवार संडे, उससे वाला सैटरडे, उससे वाला फ्राइडे, तो शुक्रवार को किसको माना गया है? तो शुक्रवार को यहाँ पर माना है जेड। ठीक है, शुक्रवार नहीं कि हाँ, शुक्रवार को यहाँ माना है एक्स, शुक्रवार को यहाँ पर एक्स माना है। एक्स जो है शुक्रवार को शादी में शामिल हुआ। बी को रविवार में शामिल, बी जो है रविवार को शामिल नहीं हुआ था, तो फिक्स है बी जो है आपका, अच्छा बी के तुरंत बाद डब्लू था, तो फिक्स है बी यहाँ ही यहीं पर हो जाएगा सैटरडे में, और डब्लू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या बच गया? एगो वाई बच गया, तो फिक्स है वाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ सवाल कर रहा है कि वाई को सप्ताह के किस दिन शामिल हुआ था? तो वाई के सप्ताह का कौन सा दिन? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार, तो गुरुवार को शामिल हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुवार। अगला सवाल आते हैं, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण जो है समान पाए गए थे? तो याद रखना है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में लिथियम और सोडियम दो तत्वों के गुण जो है समान पाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, रट लेना है, ऐसे सवाल छपने की चांसेस है। अच्छा, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के रूप में कुछ बातें बता देते हैं। 1863 में न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कब? याद रखना है, 1863 को। इन्होंने जो है ना 8 तत्वों के क्रम के वाइज जो है बैठाया था, सजाया था, और अष्टक सिद्धांत में जो है संगीत के आधार पर बताया गया था। प्रत्येक जो है संगीत के आधार पर, सारे गामा पादा निशा के आधार पर बताया गया था। ठीक है, इन्होंने टोटल 56 तत्व का ही जिक्र किया था उस टाइम 1863 के तक। ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, वीवीआई सवाल है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के समय कुल कितने तत्व जो है ज्ञात थे? तो याद रखना 56 तत्व। ठीक है, ये सब याद रखना। इसके आवर्त सारणी में जो है वह तत्व जो है महत्तम कैल्शियम तक इन नियमों को पालन होता था। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा सवाल है, बहुत शानदार। लास्ट जो है कैल्शियम तक जो है, यह आपका संगीत जो विस्तार की गई थी वह कैल्शियम तक ही लागू हो पाता था, इससे ज्यादा आगे जो है अलग नहीं होती थी। इसके आवर्त सारणी में अंतिम तत्व कौन था, यानी 56वां तत्व कौन था? तो यार ना थोरियम, याद रखना है, थोरियम जो है अंतिम तत्व था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोरियम वाला 56वां नंबर, और याद रखना ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का बात है, तो याद रखना है 1863 में। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 36 नंबर। ऐसे ही कुछ अल्फाबेट और कुछ अक्षर दे दिया है। यदि इस मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन में बदल दे और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर में बदल दे, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी जो श्रृंखला, ऐसे कितने व्यंजन होंगे जिसके ठीक बाद एक प्रतीक आ जाएगा? तो कितने हो जाएंगे? तो याद रखना, सबसे पहले एल है, फिर @ है, फिर हो जाएगा एस हो जाएगा आपका, फिर स्टार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखने से हमको टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद हो जाएगा आपका ये प्रतीक है, तो एगो ये वाला हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर देखा जाए कहाँ है, हाँ यू के बाद एगो ये भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखा जाए हाँ ये भी एक हो जाएगा, 3 हो गया। उसके बाद ठीक प्रतीक हो रहा है, बाद में देखना, उसके बाद हाँ ये भी हो जाएगा, बाद में एक प्रतीक है डॉलर का निशान है, ये भी हो जाएगा। उसके बाद हाँ ये भी हो जाएगा, ये और एंड। ठीक है, और उसके बाद और तो खत्म ही हो गया, क्या हुआ 5। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5। चलिए अगला सवाल आते हैं। 4 मित्र जो है रामनिवास, रमेश और राम सिंह और रमन एक कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर रही है। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त किया था। तो रामनिवास जो है राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले ही डिग्री प्राप्त किया था। रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त किया था। रमेश जो है ना, रमन जो है क्या नाम दिया, हाँ रमेश जो है वह रमन के ठीक 1 महीने पहले भी ये भी प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। रामनिवास जो है सितंबर माह में डिग्री प्राप्त किया था। रामनिवास कौन वाला है? फर्स्ट वाला, तो ये हो गया सितंबर माह। अगला बोल रहा है रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की थी। रमन जो है
राम निवास से पहले नहीं, मतलब फिक्स बाद में करेगा, पहले नहीं जिक्र कर रहा है, मतलब फिक्स है वो बाद में ही कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं। रमेश ने अपने डिग्री किस महीने में पूरा किया होगा? अच्छा, एक महीने बाद अगर हर जगह पूरा हो रही थी तो सितंबर से यह अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर से ये जो है नवंबर में हो जाएगा, और हर महीने एक महीने बाद ही हो रही थी तो रमन जो है दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? दिसंबर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर। चलिए अगला सवाल आते हैं। यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस को गुना, मतलब ये से ही बदल देना है, तो सबसे पहले हम लोग बदलेंगे इसको, पहले हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए बदलते हैं। सबसे पहले 6 भागा की जगह क्या दिया गया? प्लस। तो भागा की जगह जो है वह प्लस दे दिया, गुना के जगह माइनस दे दिया, फिर भागा की जगह अभी प्लस, और माइनस की जगह गुना कर दिया, और प्लस की जगह भागा कर दिया, और गुना की जगह माइनस कर दिया। अब इसको हल करना है। अब इसको कैसे हल करें? तो 2 चौके 8, तो 4 9 36 हो गया। 36 और 16 और 6 22 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 3 2 5 58 हो जाएगा। -4 और -7 को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 बढ़ा के आगे माइनस है तो -11, तो -11 यहाँ घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 में 1 गया तो 7, ठीक है, 8 में 1 गया तो 7 हो जाएगा, और आपका हाँ 5 में 1 गया तो 4, मतलब 47 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो 47 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 47। नेक्स्ट आते हैं। राम की आयु 55 साल है और सोम की आयु 25 साल है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी? तो यार ना, अगर राम को और नीचे लिखते हैं सोम, तो राम की आयु 55 साल है, सोम की आयु 25 साल है। कितने साल पहले, मतलब इसमें भी कुछ एक्स घटाएंगे, वही साल इसमें भी कम हो जाता। ये दोनों जो है 3 गुनी थी, मतलब ऊपर वाला 3 गुना, ये तो 1 गुना 1 हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इधर गुना करेंगे तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 25 या 75 माइनस 3 एक्स हो जाएगा। अब ये 3x जो है यह हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, तो प्लस 3x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? तो प्लस माइनस माइनस मतलब 2x, ठीक है, इजिकल टू 75, और इधर 55 इधर आएगा तो -55 घटेगा, तो 55 5 में 5 गया तो 0, और 5 में 7 में 5 गया तो 2, मतलब 20, तो 2 दाएं 20, एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 10 साल पहले ये एक दूसरे से 3 गुनी थी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाए ना, अगर 55 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 25 में 10 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 या 45 3 गुना हुआ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और ये जो डाटा से सवाल डेफिनेटली 2 सवाल यहाँ से बनेगी। ठीक है, डाटा का सवाल डेफिनेटली बनते हैं यहाँ से सवाल। यहाँ पर बोल रहा है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। भौतिक विज्ञान में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो यार ना, भौतिक विज्ञान में लड़कियों की संख्या कितना है? 135। लड़कियों की संख्या यही है ना, तो 135 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है रसायन विज्ञान में 195 है। उसके बाद बोल रहा है जीव विज्ञान में तो 165 है। ठीक है, यही है। सबका अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या होती है? किसी भी संख्या का अंतिम रूप, उससे अंतिम और मतलब कटेगा ही नहीं। तो काटते हैं सबको, किस संख्या पर कटेगी? तो 5 से काटते हैं, हाँ, क्योंकि सबके अंत में 5 है, तो 5 से शुरुआत में करते हैं। 5 दूनी 10 और 5 7 35। इधर हो गया 5 नहीं 5 तिया 15, 5 9 45। इधर हो गया 5 तिया 15, 5 तिया 15। ठीक है, अब किससे कटेगा? तो डेफिनेटली 3 से कटेगा। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 11 33, मतलब 9 13 11 हो जाएगा राइट आंसर। 9 13 11 कहाँ है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 9 13 11। चलिए अगला सवाल आते हैं। चलिए अगला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है। 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं विमाओं वाले घनाभ के सभी तरफ पेंट करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। अच्छा, सभी तरफ पेंट करना है, मतलब फिर से ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, यही होती है ना। 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, यही होती है।
तो सब जगह मान बैठा देंगे। लंबाई कितना है तो यार ना 18.5 है, इनटू चौड़ाई कितना है तो यार ना 12.5 है, प्लस चौड़ाई कितना है अभी हम बताएं 12.5, ठीक है, और ऊंचाई कितना है 10, तो 10 से गुना करेंगे। फिर प्लस लंबाई कितना है 18.5 और चौड़ाई कितना है 10, तो 10 से गुना कर देंगे। तो ये सारे 10 से गुना करेंगे तो 185 ही होगा, इससे 10 से गुना करेंगे तो 125 ही होगा, और इससे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद लगभग आता है 231 पॉइंट लगभग समथिंग पॉइंट 25 आएगा, लगभग 231.25 होगा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे 25, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 541.25 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यार ना है 1082.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1082.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? किस जीव में नहीं होती है, तो यार ना घोंघा, इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? उप शब्द जो है यह क्या दर्शाता है, यार ना निकटता, सामने वाले परिस्थिति को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 मित्र ए से जेड तक जो है एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है, वर्गाकार मेज बैठा बनाएंगे। ठीक है, 8 बैठा हुआ, यहाँ एक बैठा, यहाँ 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 और 4 को कोना में। यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि हाँ, ए जो है, ए और सी दोनों अपने सम्मुख कोनों पर बैठा हुआ है। तो अगर हम सम्मुख कोनों पर जिक्र किया है, यानी अगर ए को यहाँ मानेंगे तो सी इसको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सम्मुख यानी उसके सामने वाले कोने में बैठा। एफ और डी जो है सम्मुख कोनों में बैठा हुआ, तो अगर यहाँ 2 और तो कौन बचा है, एफ यहाँ, तो यहाँ डी डेफिनेटली होगा, क्योंकि दोनों सम्मुख कोनों में बैठा। अब यहाँ बोल रहा है केवल जी ए और एफ के बीच में है, तो ए और एफ के बीच में जी है। अगला देखते हैं, जी एफ के दाईं और ठीक बगल में है। ठीक है, हाँ ठीक, जी जो है एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एच सी के बाईं और ठीक बगल में है, एच जो है सी के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ, एच जो है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर, तो बिल्कुल सी के बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो यहाँ एच हो जाएगा। डी जो है सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, डी जो है ना सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, बिल्कुल ये सही है, इससे तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। डी के बी जो है बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? अच्छा, डी ई के बाएं से तीसरा स्थान पर, डी जो है ना ई के बाएं से तीसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ ई बैठाएंगे तो डी के बाएं से तीसरा स्थान पर होगा। चलिए ठीक है, और बच गया एक बी बच गया, तो बी को यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ सवाल जो भी पूछ रहा है, बी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बी के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर, बाईं इधर हो जाएगा, तो दूसरा स्थान पर कौन है, जी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी। चलिए अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 63 लिखा है और नॉट को 49। ट्राई यानी TRY, टी को कितना से डिनोट करते हैं, तो यार ना 20 नंबर में आता है। आर कितना नंबर में आता है, 18 नंबर में। वाई कितना नंबर में आता है, तो वाई जेड यानी 25 नंबर में। इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13, 2 2 4 1 5 1 6 63 हो गया। डेफिनेटली मतलब जोड़ने से सवाल बन जाता है। अच्छा, दूसरा वाला भी ऐसे ही होना चाहिए। एन कितना होती है, तो ये रखना है, एन जो होती है वह 14 नंबर में आता है, ओ जो है 15 नंबर में आता है, और टी 20 में आता है। इसको भी जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। चलिए, तो डग यानी डी, ये डी जो है, डी कितना नंबर 4 में। यू कितना नंबर में आता है, तो यू जो है 21 नंबर पे आता है, और जी जो है G7 7 नंबर में आता है। ठीक है, 7 4 11 1 12, और इधर 2 और 1 3 32 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 32। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर यानी जो हम अपने हाथों से डायरेक्ट देते हैं सरकार को। ठीक है, जो डायरेक्ट सरकार उपभोक्ता से लेती है वो वही उसी बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। जैसे हो गया आयकर, एक प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आयकर, उसके बाद ज्ञान टैक्स, कैपिटल ज्ञान टैक्स, ये भी कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी। उत्पाद शुल्क ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्पाद शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष नहीं है, यह गैर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उत्पाद शुल्क, तो उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, जीएसटी में हम लोग जो टैक्स देते हैं ये कौन सा टैक्स है, तो यार ना ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल, अमित के पुत्र का जन्म जो है 10 जनवरी 2012 को हुआ था।
10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था उस समय। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बहुत ही पहले एक वीडियो हम लोग डाले थे ये वाला कैलेंडर से, चलिए उसी को बता देते हैं। 10 जनवरी 2012। तो 2012 में बेसिक ईयर लीप ईयर्स कौन सा वाला है, मतलब अगर देखा जाए तो 2000 को पहले हम लोग हटा देते हैं। तो 2000 को हम लोग जैसे जैसे 400 से अगर कटेबल है तो इसका कोड 0 बनेगा। 400 से अगर कटेबल है तो 12 तो 10 जनवरी तक गया है, मतलब 11 फुल्ली गया है, तो 11 को 11 मानेंगे। और इसमें लीप ईयर्स कितना है, तो 2 चौके 8, मतलब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 तक जाएंगे, क्योंकि 4 से 3 गुना करेंगे तो 12 चल जाएगा। 12 तो नहीं है, 11 तक है, तो लीप ईयर्स 2 हो जाएगा। तो 11 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 को 7 से मतलब सप्ताह से भाग देंगे तो ऑड संख्या कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 6 13, मतलब ऑड संख्या कितना बच रहा है, शेषफल 6, वो भी एक कोड बन जाएगा 0 और यहाँ 6। और शुरुआत करते हैं हम लोग 10 जनवरी से। तो 10 जनवरी इधर एक कोड हो गया, फिर एक 6 कोड हो गया और एक 0 कोड हो गया। तो 10 और 6 16, 0 16 ही होगा। तो 16 को फिर 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच रहा है। तो 4 बच रहा है, मतलब फर्स्ट वाला सोमवार मानेंगे, दूसरा वाला मंगलवार, तीसरा वाला बुधवार, चौथा वाला गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखा जाए तो गुरुवार राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, गुरुवार हो जाएगा। 4 हम मेरा कोड बना था तो गुरुवार। चलिए अगला सवाल। प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², यानी भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना है 14, तो 14 को 2 बार लिखेंगे, ये 2 बार में, ये 7, ये फिर 7 बार में, 7 7 49 √3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आंसर है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हाँ सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समर्थक 7 है, उनका लघुत्तम समर्थक 400। एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। याद रखना एलसीएम गुना HCF इजिकल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, यही होती है फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना है तो 434 इंटू HCF कितना है 7 इजिकल टू फर्स्ट संख्या कितना है 14, दूसरी संख्या नहीं पता। तो 7 दूनी 14, ये 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, 217 राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल 217 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती तो 6% जो है लाभ होती। ये बहुत ही शानदार और बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है ये। ठीक है, 50 नंबर सवाल जो है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। तो सबसे पहले बता रहा है कि 14% की हानि पर बेचा। तो कोई वस्तु मान लेते हैं एक्स वस्तु है, 14% की हानि यानी 86/100, 86x हो जाएगा। हानि मतलब 100 से घटाएंगे, उसके बाद माइनस करेंगे 6% लाभ पर, तो x का उसी पर 106% लाभ, मतलब 106 हो जाएगा लाभ यानी 100 इजिकल टू कितना रुपये वृद्धि हुआ 100 रुपया। ठीक है, अब इसी को हल करना है तो एलसीएम हो जाएगा आपका 100, 106x में 86x घट जाएगी तो 20x हो जाएगा इजिकल टू 100। तो 20 5 100 और इधर 5 उधर गुना हो जाएगा तो लगभग 500 हो जाएगा। तो 500 देखते हैं ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 500। अगला सवाल। एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अविलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण किसके बराबर होती है। तो याद रखना ये जो कोण बनती है वह किसके बराबर होती है। बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल बताया गया। तो याद रखना यह जो है 0 डिग्री के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अगला सवाल आते हैं, फिर वही सवाल दे दिया है 25 गुना, गुना को क्या कर दिया प्लस दे दिया। तो 25 प्लस 35, ठीक है। तो यहाँ प्लस, उसके बाद क्या है माइनस है, तो माइनस को क्या कर दिया भागा कर दिया। उसके बाद हो गया प्लस है, तो प्लस को क्या किया तो प्लस को फिर माइनस ही किया गया है। और उसके बाद 7 से भागा है तो भागा को क्या किया तो भागा को गुना कर दिया, फिर इसको आप भाग देंगे तो 5 7 35 और 25 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 25 और 7 32 हो जाएगा। और इधर 7 दूनी 14, 32 में 14 गया तो लगभग 18 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, और ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी,
बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे जी बड़ा है पी से, पी बड़ा है टी से, टी बड़ा है एस से, एस बड़ा है के बराबर है एन से, और एन से बड़ा है डी। या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टी बड़ा है एन से, तो टी बड़ा है एन से, टी कहाँ है? हाँ, टी बड़ा है एन से, तो ये तो सही दिखा रहा है। अच्छा, बीच में बड़ा के साथ साथ बराबर भी थी, बड़ा के साथ साथ बराबर भी था, ठीक है, तो डेफिनेटली ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि बराबर भी था। अगला बोल रहा है डी बड़ा है पी से, डी बड़ा है पी से, नहीं ये तो गलत है क्योंकि डी नीचे है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा बता रहा है जी बड़ा है टी से, जी बड़ा है टी से, हाँ ये सही है, ये सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी बड़ा है डी से या बराबर है? बराबर जी डी से कहाँ है? बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में आम्र वर्ष जो है वह घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो याद रखना, भारत में आम्र वर्ष जो है वह ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रति वर्ष किस तिथि का प्रमुख राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वही 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, अच्छा इससे संबंधित कुछ जान लेते हैं 26 जनवरी के बारे में। 26 जनवरी 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुई थी, याद रखना है 26 जनवरी 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग जो है संविधान को लागू किए, वरना 26 नवंबर 1949 को ही तो संविधान बन गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लाए? तो याद रखना 1929 में जो हम लोग 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला बता रहा है कि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो गया था, ठीक है, उसी के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र रूप से आज़ाद हो गया, ठीक है, और भारत 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगम कब हुआ था? ये कब हुई थी? तो याद रखना है सन 1973 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, PQRST जो है एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर खड़ी है, मतलब 5 व्यक्ति खड़ा है, तो 5 व्यक्ति यहाँ 3 4 5 हो गया 5। अब यहाँ पर बोल रहा है कि S P और R के दोनों के ठीक बगल में बैठा, मतलब अगर हम S यहाँ पर लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं, तो R और P के बगल में बैठा है, R इस P के बगल में। उसके बाद बोल रहा है Q जो है R और T के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, Q यहाँ लिखेंगे, सही जगह लिखे थे क्योंकि R और T के बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। इनमें से Q के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो R और T, देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, तो R T ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत हमें ढूंढना है। सबसे पहले, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का इस्तेमाल निर्माण होती है, बिल्कुल सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, तो नहीं, ये गलत बता रहा है, ठीक है, ये गलत बता रहा है क्योंकि एसिटिक अम्ल नहीं, ग्लूकोज का इस्तेमाल होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गौसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना, यह जो महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, कथन दे दिया, स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉपों की मांग में वृद्धि हुई, ठीक है, तो अब धारणा जो बता रहा है वह कथन से मैच करना चाहिए। लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप की खरीदारी कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल देखा जाए तो ये सही बता रहा है, ठीक है। अगला बता रहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका तो जिक्र कहीं नहीं किया है, तो इसका नहीं लिखना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। फिर हम लोग आते हैं, अगला रीजनिंग का सवाल दे दिया, टी बड़ा है जी से, जी बड़ा है ई से, ई बड़ा है एफ से, एफ के बराबर बी है और बी के बराबर जेड है, बराबर भी है और जेड बड़ा भी है, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है एफ बराबर जेड, तो एफ क्या बराबर है जेड से? तो वो बिल्कुल देखा जाए तो एफ दो जेड से बराबर तो है लेकिन बड़ा भी है, तो मतलब ये फुल्ली जो है इस पर जो है आपका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, बराबर है बड़ा भी है, तो फुल्ली निष्कर्ष
आपका नहीं निकल रहा है, एकदम फुल्ली निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगला बोल रहा है ई बड़ा है बी से, ई बड़ा है बी से, बिल्कुल ई बड़ा है बी से, बी नीचे है, ई बड़ा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, समूह के निम्नलिखित में से किस तत्व में सर्वाधिक आधात्विक गुण है, मतलब सबसे ज्यादा जो है धात्विक गुण सबसे कम किस में है ऑप्शन के आधार पर। तो यार ना सबसे कम जो है वह किस में है, तो यार ना है सबसे कम आध्यात्मिक गुण जो है ऑक्सीजन में है ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। नीचे दिए गए आंकड़े हमें बताना है और यहाँ हमें एक्स और वाई को ढूंढना है और एक्स वाई 2xy प्लस वाई को हमको मान ज्ञात करना है। अगर मान के चलो ये 105 है तो फिक्स से ये भी 105 हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है, और टोटल इसका मान हो जाएगा 180। तो ये अगर 105 तो ये कितना हो जाएगा, तो याद रखना ये जो 180 से 105 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। मतलब x का मान कितना निकला 75 निकला। ठीक है, तो x का मान यहाँ 75 लिख लेते हैं। समझ गए, एकांतर कोण के आधार पर निकाले। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये तो फिर डेफिनेटली अगर टोटल 120 होगा रैखिक युग्म के आधार पर, तो ये अगर 60 है तो फिक्स से ये वाला जो है टोटल 180, तो ये वाला 120 हो जाएगा, ये वाला 120 हो जाएगा। तो अगर ये 120 तो एकांतर कोण ये भी तो 120 क्योंकि एकांतर कोण सेम होती है, मतलब y बराबर भी हो गया आपका 120। अब यहाँ पर बैठाना है x की जगह 75, तो 75 दूनी 150 और y 120 हो जाएगा। तो 12-15 कितना हो गया 27, 270 राइट आंसर हो जाएगा। 270 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो यार ना मनीष नरवाल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है 75,000 की धनराशि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश किया गया, तो 6 वर्ष में कितना मिश्र धन देगा, तो याद रखना मिश्र धन, याद रखना साधारण ब्याज क्या हो जाएगा P यानी 75,000, समय कितना दे दिया, तो याद रखना समय जो है हमारा 6 साल दे दिया। रेट कितना है 7 दूनी 14, 15/2%, तो 2 नीचे लिखेंगे और 100 नीचे। ये 2 को 0, ये 2 0 कट गया, 2 का पड़ा 6 3 बार में कट गया, 15 दूनी 15, 75 दूनी 150, ये हो जाएगा आपका 15 तिया 45, और 45 को 750 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 45 को 750 गुना किए तो कितना हो गया लगभग 33,750 हो जाएगा। 33,750। अब यही 33,750 जो है वह 75,000 में जोड़ देना है। 75,000 और 33,750 जोड़ देना है, तो ये 0, ये 5, ये 7, ये 5 3 8, ये 10 हो जाएगा, मतलब 1,08,750 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1,08,750। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। एक्स और वाई जो है 8 दिन और 12 दिन में काम पूरा करते हैं, वह अल्टरनेट वैकल्पिक रूप से एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं। तो सबसे पहले 8 और 12 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 24, 8 का पहाड़ा 3 बार में जाता है, 12 2 में जाता है, तो 2 और 5 5 में, तो 5 का हमको जाना है, और 5 जो है आपका टोटल हो जाएगा यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा, और हमें टोटल काम करना है कितना, तैयार रहना है 24 तक काम करना है। तो सबसे शुरुआत वाला अगर करेगा तो 5 चौक 20 तक करेगा, फिर दूसरा वाला 5 चौक 20 तक करेगा, तो मतलब 2 काम हो गया, 4 4 8 काम तक हो गया। ठीक है, 8 दिनों तक हो गया 2 काम, मतलब दोनों एक बार कर लिया। ठीक है, अब बोल रहा है तीसरा कौन करेगा, 8 करेगा, तो तीसरा जो 8 करेगा 3 यूनिट, हाँ तीसरा जो 8 कर रहा है वह जो है आपका कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा, 1 दिन करेगा, क्योंकि 1 दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट कर रहा है, तो वह 1 दिन लगा लेगा और 3 खत्म हो जाएगा। 3 खत्म हो गया तो याद रखना है यह जो सिर्फ अब हमें जो है अब कौन करेगा, बी करेगा। बी करेगा तो बी जो है अब 2 दिन में कर रहा था, बी जो है आपका 2 दिन में कर रहा था। ठीक है, और काम कितना बचा हुआ है, काम तो आपका 4 दिन बचा हुआ है, तो 2/4 मतलब 1/2, सबको जोड़ देंगे, 4 4 8 और 1 9, 9 पूर्णांक 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 पूर्णांक 1/2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं।
जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना यानी वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है? तो याद रखना यह जो है 50% है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, श्रृंखला इसे दिया गया है प्रतीक के आधार पर कितने ऐसे प्रतीक है जिसके ठीक बाद एक व्यंजन और ठीक पहले एक स्वर हो जाएगा? तो कितने हो जाएंगे? सबसे पहले देखते हैं कौन वाला हो जाएगा। ठीक पहले एक स्वर, हाँ एक ये वाला हो जाएगा। ठीक पहले प्रतीक जो है हैशटैग जो है इससे पहले एक स्वर है, बाद में एक व्यंजन है, ये वाला हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हो जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा, अच्छा ये वाला भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3, उसके बाद तो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है? तो कौन सी? तो याद रखना WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ये जो है अपने आकार बदलने की क्षमता रखता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, WBC में कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर जो है ना रंगहीन होता है, यानी व्हाइट में होती है, इसीलिए इसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इसकी संख्या लगभग 500 से लगभग 9,500 जो है क्यूबिक तक रहती है इसकी संख्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अच्छा WBC का एक बहुत बड़ा काम है क्या? शरीर का प्रतिरक्षा करता है, मतलब हमें जो ना बीमारियों से बचाता है, सुरक्षा रखता है WBC। जो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है जो इंसान, तो यार ना उसका WBC कमजोर होगा। ठीक है, WBC बहुत ही कमजोर होगा। इसे जो है लिम्फोसाइट के आधार पे हमें शरीर से प्रतिरक्षा करता है, ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं जा सकता, यह कौन सा है? यानी विफल लागत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 71, यदि हम कौन सी जो विलयन है वह अमोनिया का विलयन मिलाते हैं जिससे सफेद अवक्षेपण बनता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, AlCl3 विलयन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है और आगे 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा की जो औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बाद में 2 घंटों में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो यार ना औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। कुल दूरी कितना है? एक बार 80 किलोमीटर तय किया, दूसरा बार कितना तय किया नहीं पता, तो उसको x मान लेंगे। उसके बाद जो है वह आगे 2 घंटे यात्रा किया। ठीक है, कुल समय कितना हुआ? तो आपका इधर 2 घंटा हो गया और बाद में 3 घंटा लिया था ना, वो आगे 2 घंटा और पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर। तो बाद के 2 घंटा में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? हाँ, तो टोटल शुरुआत में 3 घंटा फिर 2 घंटा, तो टोटल 5 घंटा हो जाएगा। और इसका औसत दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा आपका 80 + x इक्वल टू 5 × 15 150 में 80 इधर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70। तो 70 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, ABC में यहाँ मान दे दिया है सर्वांशम करना है, CAB और कौन सा हो जाएगा? तो CAP और कौन सा मान हो जाएगा? देखिए ना यहाँ CB बराबर DB है। ठीक है, और ये कोण ABC कोण ABD, ये दोनों कोण समान है, और समान कोण वाली सामने भुजा भी समान होती है, मतलब ये वाला भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगर कोण CAB इधर आ रहे हैं तो फिर से DAB इधर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CAB और DAB दोनों सर्वांगसम है। किस आधार पर? SAS के आधार पर। अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध में किया गया था। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों के साथ उल्लेख किया गया। इनमें से कौन सा बांध का निर्माण एक लाभ बताया जा रहा है? कौन सा जो है एक लाभ है, बाकी सब जो है उसका खतरनाक बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखते हैं। सबसे पहले, वनों की कटाई और जीव विविधता का नुकसान होता है, तो बिल्कुल ये जो है लाभ तो नहीं है, तो ये तो हानि है। ऑप्शन नंबर ए। अगला बता रहा है कि जनता के धनों को बहुतायत इस्तेमाल होती है, ये भी सही है। ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक, ये सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाभ होती है, बाकी सब जो है हमें हानि देती है। आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं, ये हमें गलत होती है। कटाई, जैव विविधता, बहुतायत इस्तेमाल धनों की, ठीक है, ये सारे गलत होते हैं, लेकिन ये चीज़ एक लाभ होती है, उससे सिंचाई हो जाती है और विद्युत उत्पादन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ बता रहा है कि विकल्प के आधार पर अगला पद क्या हो जाएगा। हमें अगला पद जो है हमें ढूंढना होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे,
8 का 14 बनाया गया, तो 8 का 14 बनाया गया किस आधार पर? 8 दूनी 16 माइनस 2 14 हो गया, मतलब 2 से गुना किया और 2 घटा दिया। 12 दूनी 24 माइनस 2 22 हो गया। 21 दूनी 42 और माइनस 2 40 हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खाली देखिएगा आराम से, तो बहुत सारे कंटेंट तुरंत बन जाएगी। अगला सवाल 76 नंबर। अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु 8 अरुणा से 8 साल कम है। अरुणा से जो है ना 8 साल कम है। अगर अरुणा की एज जो है x मान लेंगे तो उससे 8 साल कम है, x माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान के चलो अरुणा की बहन, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, मतलब अगर उसकी बहन को x माइनस 8 माने थे, इसको अगर 18 वर्ष मान लिया तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, और इधर 8 उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। तो 26 हो जाएगा उसके अरुणा की उम्र। तो 26 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी रहता है, आंसर हो जाएगा 26। अगला सवाल 77 नंबर सवाल आते हैं। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो उस समय कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण में कौन सी कथन सही बता रहा है? कौन सी कथन सही बता रहा है? यह अवतल गोलीय दर्पण होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये गलत है, ऋणात्मक होती है। यह अभिसारी दर्पण है, बिल्कुल सही है। ए और सी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ए और सी दोनों सही है। अगला सवाल आते हैं, बस कुछ और सवाल, 20 सवाल बचे हुए। सवाल आगे बता रहा है कि 78 नंबर सवाल आते हैं। डब्लू का संगीत कार्यक्रम एक्स से पहले किसी दिन हुआ है, मतलब डब्लू अगर किसी दिन काम किया है तो वह एक्स से पहले ही किया है। उसके बाद बोल रहा है यदि 21वें दिन नहीं है, लेकिन 21वें दिन नहीं है डब्लू का, तो भी का संगीत का कार्यक्रम 14वें दिन है। तो भी अगर मानेंगे कहीं, भी अगर कहीं मानेंगे, मान के चलिए कहीं भी मान लिए, तो वो जो है 14वें दिन काम कर रही है। अगला बता रहा है केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के संगीत के बाद हुआ था। तो केवल ए का संगीत कार्यक्रम ही एक्स के बाद हुआ था, तो एक्स के बाद ए का संगीत कार्यक्रम हुआ। वाई का संगीत कार्यक्रम भी के संगीत कार्यक्रम से पहले हुआ है। अच्छा, भी से भी पहले हुआ वाई, तो वाई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वाई यहाँ हो जाएगा। किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21 दिन में हुआ? 21 जुलाई को हुआ था। अच्छा, 21 जुलाई को किस कार्यक्रम, किस आधार पे हुआ था? तो याद रखना, अगर 6 गायक 12, 14, 16, 21 और 25 में दिया गया, तो सबसे पहले वाला 12 यानी भी वाई 12 है, बाद वाला 14 है, उसके बाद 16 है डब्लू, और एक्स है 21, तो एक्स हो जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना, फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग का दाएं हस्त का नियम जो है वह अंगूठा क्या दर्शाता था? यह अंगूठा क्या दर्शाता था? तो याद रखना, चालक की गति का दिशा, ये हमेशा याद रखना, ये सवाल पूछता है। चालक की गति की दिशा बताता है अंगूठा। अच्छा, अंगूठा से पास उंगली कौन सी दर्शाती है? तो उंगली जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है आपकी उंगली। ठीक है, उसके बाद बीच वाली उंगली क्या दर्शाती है? तो यार ना, प्रेरित धारा की दिशा बतलाती है। चलिए अगला सवाल 80 नंबर सवाल आता है, बता रहे हैं, सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? मतलब बैरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड को जोड़े तो बैरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। तो कौन सी जो है एक संतुलित मतलब बैलेंस रिएक्शन है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर देखा जाए कौन सा जाएगा, बेरिलियम उधर 3 है तो बेरिलियम इधर भी 3। हाँ, ऑप्शन नंबर बी मिल गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब चारों तरफ जो है संतुलित है। 2021 में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA द्वारा 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखना है 4 प्रतिभागियों ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? कौन सी स्थिति संभव है? तो याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पहला सही है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं सन केंद्रीय नहीं, सन केंद्रीय एक दूसरे के ऊपर ये नहीं हो सकती है। सन केंद्रीय मतलब एक ऊपर दूसरा उससे ऊपर, उससे ऊपर, ये नहीं होती है। उसके बाद बोल रही है कि चुंबकीय बल रेखा, अच्छा रुकिए एक थोड़ा सन केंद्रीय
हाँ बिल्कुल, ये तो होती है क्योंकि नॉर्थ और साउथ में होती है तो ऐसे ही तो खुलता है। तो बिल्कुल बी भी सही है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बी भी सही है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 2022 मार्च में आरबीआई ने किस बैंक को एक नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दे दिया था? तो याद रखना है कौन से, तो याद रखना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल आते हैं। पी को आगे इसे लिखा गया है तो पी MNO P Q J K L MNO P कैसे बताया, देखिए अच्छा हो गया, ठीक है। पी का जस्ट उल्टा के है, उसी प्रकार आर का जस्ट उल्टा आई है, इंडियन रेलवे। लव भी ई का जस्ट उल्टा भी है। सी का सी एक्स सी का जस्ट उल्टा ई है, सी है। उसके बाद आई इंडियन रेलवे, आई का जस्ट उल्टा आर है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लव LO, मतलब ओ जस्ट उल्टा है एल से, मतलब यही प्रक्रिया आगे चल रहा है। तो डी, ये डर्टिंग हमें खोजना है, DIRTYING, इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा? तो डर्टिंग का क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखेंगे डी का क्या होता है, W होता है। आई यानी इंडियन रेलवे, आर होती है, इसका रेलवे का आई होता है। टी का टाइगर TG होती है। वाई का क्या होता है, बी होता है। आई इंडियन रेलवे, आर होती है। एन का M होता है और टी का टाइगर जी होती है। तो मतलब URIGBRMG, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग ना 85 नंबर सवाल। यहाँ पर ऐसे ही सवाल दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ बता रहा है कि ए जो है शिक्षाविद है, ई शिक्षक है, डी महिलाएं हैं, बी पुरुष है, सी चिकित्सक है। अब यहाँ बोल रहा है कि वे महिलाएं जो शिक्षाविद है और शिक्षक भी है। तो शिक्षाविद और शिक्षक भी है, तो शिक्षाविद और शिक्षक कौन सा है? तो बिल्कुल देखा जाए तो शिक्षाविद जो है आपका 19 हो जाएगा, ये 19। शिक्षाविद भी है ये वाला भी, और शिक्षक भी है, तो 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, वे शिक्षक जो चिकित्सक है, वे शिक्षक जो चिकित्सक है। तो वे शिक्षक जो चिकित्सक है, शिक्षक ये बड़ा वाला गोल वाला हो गया और चिकित्सक ये वाला हो गया, तो कौन बीच में है, 20, ये 20 हो जाएगा। अब बोल रहा है जो पुरुष, वे पुरुष जो ना तो शिक्षक है ना ही शिक्षाविद है। तो पुरुष कौन थे? तो यार अपना पुरुष जो है ना बी वाला था, ये वाला, तो डेफिनेटली वही होगा जो ना तो शिक्षक है ना ही शिक्षाविद है, तो 28 ही हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो 8 8 16 1 17, हाथ में बचा 1 2 2 4 1 5 1 6, 67 हो जाएगा। तो 67 टोटल जोड़ने से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 67। नेक्स्ट आते हैं, मानव वृक्क में वृकाणु यानी नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद में इनमें से किस पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है? तो याद रखना है यह जो है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 87 सवाल, बहुत ही शानदार। सभी झरने नाले हैं, तो सभी झरने नाले, सभी जहां दे दिया है टोटल घेर देना है। सभी झरने नाले हैं, कुछ नाले खाड़ियां हैं, कुछ नाले खाड़ियां हैं, और कोई खाड़िया जो है नल नहीं है, कोई खाड़िया जो है नल नहीं है। नाले, ये नाले था और नल अलग है, तो नल अलग हो जाएगा। नल नहीं है मतलब टच नहीं करना है। अब यहाँ बोल रहा है कुछ नल खाड़िया है, तो कुछ नल जो है खाड़िया है, बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो तो अलग है। कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना नल नहीं है, कोई झरना नल नहीं है। क्या इसका जिक्र किया गया? नहीं, तो ये भी सही नहीं है। अगला सवाल, कुछ नाले जो है झरने हैं, कुछ नाले झरने, ये तो बिल्कुल सही है, कुछ नाले झरने, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब सही है। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही है। अगला सवाल, हाँ बहुत ही शानदार सवाल है ये बहुत ही शानदार सवाल। 2, एक हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला आप लोग को लिखा दे रहा हूँ, ए का पावर अगर m हो
इंटू ए का पावर अगर एन हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का पावर एम प्लस एन हो गया। मतलब अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला जुट जाएगा, ये हमेशा याद रखना। तो 2 का पावर एक्स दे दिया, यहाँ 4 है तो 4 का कितना 2 का पावर है, तो 2 का पावर स्क्वायर इंटू 12 टोटल में है स्क्वायर में, ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का स्क्वायर इंटू ये 8 है तो 2 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू 3 है इजिकल टू 16 है तो 16 का 2 का 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 का 4 लिख सकते हैं। दो का अगर, हाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 का अगर 4 लिख सकते हैं तो 2 के जगह हम लोग 2 का पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ 2 का पावर 4 लिखेंगे और उसके पावर में कितना था 11, इसके टोटल का पावर में कितना था 11। अब सबकी जगह 2 का 2 2 2 आ गया, मतलब बेस सेम हो गया, मतलब फिक्स से ऊपर वाला जुटेगा। तो ऊपर वाला अगर जुटेगा तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले 2 को एक को लिखेंगे, ऊपर में एक्स था, फिर प्लस 12 दूनी 24 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, और उधर हो गया आपका 2 का पावर 11 चौक 44 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे तो एक्स इजकल टू ये हो गया 24 और 9 कितना हो गया 33। अब 2 ये 2 कट गया, अब ऊपर वाला ही खाली लिखे हुए हैं, एक्स प्लस 34 इजकल टू 44, तो एक्स इजकल टू हो गया आपका 11। ठीक है, तो बिल्कुल देखा जाए तो 11 कौन वाला है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है x बराबर 3 y बराबर 2, तो 3 का यहाँ बैठाएंगे x और y बैठाएंगे 2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 ऊपर में हो गया और 9 में 4 गया तो 5, 13 बटे 5, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दी गई द्वितीय स्थानापन्न अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, तो यार ना ए और बी के स्थान पर क्या हो जाएगा, AgNO3 को जोड़ेंगे के Br से, तब ना AgBr हो जाएगा प्लस KNO3 हो जाएगा, मतलब क्या क्या जोड़े AgNO3 और KBr, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया थी। चलिए अगला सवाल, थीटा का न्यून कोण है और थीटा का जो है यहाँ पर हमें हर का मान निकालना है। तो हर का मान, ये जो है थोड़ा लंबी वीडियो, मतलब विश्लेषण थोड़ी लंबी होगी, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे इजिकल टू 1/1 माइनस कॉस थीटा बटे ये हो गया आपका ए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, इसको लेना है, इसको लेना है एलसीएम, इसको लेंगे एलसीएम तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, इसी को हरों का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है वह आपका वन माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन ये साइन कट गया, 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। देखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, और 8 सवाल बचा हुआ है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में सफल आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो बिल्कुल देखा जाए तो याद रखना द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पुष्टि करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गहरे समुद्र में पानी का रंग जो है नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो यार ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, ठीक है, चलिए रीजनिंग का सवाल बताया गया है, कौन सा सवाल जो है एक दूसरे से संबंधित है, तो TORPEDO को DEOOPRT लिखा,
क्या संबंध है इसके बीच में। तो देखा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल संबंध है यहाँ पर। सबसे पहले डी को लिख दिया, ए बी सी डी, उसके बाद ई आता है, इसके बाद ओ आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर आर, फिर टी, वही है, ठीक है, क्योंकि एफ, उसके बाद सी ई एफ, ये सही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल देखा जाए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पी ई आर टी एन में सबसे पहले ए ही आता है, फिर ई आता है, फिर आई, फिर एन, फिर पी आर टी हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शांति और कृति की वर्तमान आयु जो है 7.7:3 है। 5 वर्ष बाद इसकी आयु जो है 40 वर्ष हो जाएगी। शांति की आयु 5 वर्ष बाद जो है 40 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ बता रहा है कि 5 वर्ष बाद कृति की आयु क्या हो जाएगा। तो शांति की अनुपात में कितना था, तो यह अपना 7 था, 7x था। 5 जो वर्ष जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 40 - 5 यानी 35 हो जाएगा। तो x इजकल टू 7 5 35, x इजकल टू 5 हो गया। तो 5 से इसको गुना करें, 5 से 35 और 5 से 15 हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद कृति की आयु क्या हो जाएगी। तो कृति का आयु अभी कितना है, 15, 5 साथ जोड़ेंगे तो 20। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दो तार जो है ए बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, उसकी लंबाई भी समान है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अलग अलग है। तार ए का प्रतिरोध तार बी के 1/16 गुना बराबर है। तो एक बी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो प्रतिरोध का गुना के बराबर होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भी गुना वही होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित ग्राफ को देखना है और हमें यहाँ ढूंढना है क्या यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ खोज रहा है कि दिए गए समीकरणों में दौरान में कंपनी ए और बी में उत्पादन की गई 1000 कंपनियों ए 2015 और 2016 में उत्पादन में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई थी। तो कंपनी ए में कितना आया था, देखते हैं कौन वाला है कंपनी ए। अच्छा, कंपनी ए जो है हल्का सा डार्क में है वो वाला, और कंपनी बी जो है ज़्यादा डार्क में है वो वाला, यहाँ दिखा गया, ठीक है। तो कंपनी ए जो है वह कितना था, तो कंपनी ए का 2015 में जो है आपका 2015 में 5000 था। देखिए यहाँ 5 है और ये 5 है, तो ये 1000 में दिया गया तो 5000 हो गया। और 2016 में यह 4000 हो गया। कितना प्रतिशत की कमी हुआ, तो कमी इतना रुपये में कितना हुआ, 1000, परसेंटेज के लिए 100। कमी यानी नीचे लिखेंगे हमेशा बड़ी संख्या, तो नीचे लिखेंगे 5000। 3 को 0 कट गया, 3 को 0 कट गया, 5 5 25 से 100, तो 25% हो जाएगा राइट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25%। अगला सवाल, एक व्यक्ति 100 मिनट में 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट में 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा। औसत चाल मतलब क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना है, तो समय इक्वल टू दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है, 20 गुना 100, 20 गुना 100 हो जाएगा कुल, प्लस आपका और एक बार दूरी तय कर रहा है, कुल दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है, 70 इंटू समय 50 मिनट। कुल दूरी ये हो गया, और कुल समय कितना हो गया, समय 100 मिनट और इधर हो गया आपका 50 मिनट, टोटल 150 मिनट। ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000। ये 7 5 35 और 2 को 0 बटे 150। ये हो जाएगा आपका 10 10 1 5 और 5 5500 बटे 150। 5500 बटे 150, 1 0 1 0 कट गया, 3 से काटते हैं, 3 11 110, और ये हो गया आपका 3 5 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5 1 0 और 5 3 15, मतलब 110 बटे 3 ऑप्शन है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 110 बटे 3। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी का मान दे दिया, बी सी का मान दे दिया, ए बी सी का मान याद करना है। जिग जैग, ये बहुत ही आसान सवाल है। ए बी सी तीनों का अनुपात निकालना है। ए बी का मान है 2:3, बी सी का मान है 3:4। इसको इससे गुना करो तो 3 दूनी 6, इसको इससे गुना करो 3 3 9, इसको इससे गुना करो जेड जिग जैग बनना चाहती है 12, 3 से भाग देते हैं, 3 3 9, सॉरी 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 4 12, मतलब 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल और आज के इस क्लास तीसरा लेक्चर का अंतिम सवाल, निम्नलिखित धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में स्थापित करना है। मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, अवरोही यानी धीरे धीरे सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो बिल्कुल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो पोटेशियम है, ये बिल्कुल सही। उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद जिंक आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद Hg यानी पारा होता है, उसके बाद Ag आता है। देखते हैं पोटेशियम सोडियम ये कहाँ है, तो जिंक कॉपर हाँ
HGAG, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो एकदम रट लेना है। ठीक है, चलिए तो 100 सवाल हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। बहुत सारे कंटेंट हम लोग देखे हैं, प्रीवियस ईयर सवाल ग्रुप डी का और सॉल्व भी हम लोग किए। समय थोड़ी लगी लेकिन बहुत सारे कंटेंट भी हम लोग देखने को मिला। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आप नहीं तो अभी के सब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 1 में 30 सेट, वॉल्यूम 2 में 30 सेट, और याद रखना है ग्रुप डी का जो है एक नोटिफिकेशन भी आपको निकल चुकी है, उसमें ITI जो है मतलब नेसेसरी नहीं किया गया। ठीक है, और इसमें सब लोग डाल सकता है, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेहनत ज़्यादा पे लाइक कर दीजिएगा, कम से कम एक सोशल मीडिया में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।